क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ी ही अच्छी केस स्टडी लगी मुझे ये वाली, बहुत ही प्यारी केस स्टडी है ये। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। केस स्टडी क्या है कि 3 पाइप्स हैं, 2 इनलेट पाइप्स हैं जो कि टैंक को भर रहे हैं, एक पाइप आउटलेट है जो पाइप को खाली कर रहा है। इतनी बस यहां पर दे रखा है। पहले क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ रूटीन क्लीनिंग ऑफ द टैंक नीड्स टू बी empty if pipes A and B are closed at the time when the tank is filled to 2/5 of its total capacity. So how long will pipe C to take the empty the tank completely? ध्यान से समझो इसको कि अगर यहां पर देखो पूरे टैंक को खाली होने में 20 घंटे लगते हैं ना। अगर पूरा टैंक खाली होता है तो 20 घंटे लगते हैं, जो कि बोला है ए पार्ट में बोला है कि यहां पर क्लियरली बोला है ए पार्ट में कि जो टैंक एम्प्टी होगा इन 20 आवर्स में, फुल टैंक एम्प्टी अलोन इन 20 आवर्स। तो प्रैंक वो जो टैंक है वो एम्प्टी होगा, पूरा खाली होगा 20 घंटे में। तो अगर 2/5 टैंक भरा हुआ था तो वो कितने घंटे में खाली होगा? तो यहां पर देखो 20 आवर्स में तो पूरा टैंक जो है वो खाली होता है। तो जो 2/5 टैंक है, जो 2/5 पार्ट है टैंक का, वो कितनी देर में खाली होगा? तो 2/5 मल्टीप्लाई 20 आप स्टेटमेंट लिख लेना, तो कितना आ जाएगा? 8 आवर्स। खत्म। एक नंबर का क्वेश्चन है बस। 8 घंटे में जो 2/5 पार्ट है टैंक का वो खाली हो जाएगा। फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड देखो, ये जो सी के जो दो ऑप्शन है ना, हम दोनों करेंगे, दोनों बड़े अच्छे हैं। बी तो इजी है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कंप्लीटली इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन। ये तो हमें पता है कि हम कैसे करते हैं कि अगर एक पाइप 1 घंटे में 1/15 चलेगा, दूसरा पाइप उसका 1/20 पार्ट फिल कर देगा और माइनस लगा देंगे क्योंकि वो खाली कर रहा है 1/20। ठीक है ना? इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? अच्छा, ये 1/12 है, इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 4 प्लस में 5 माइनस में 3, यानी कि ये आ गया आपका 6/9 माइनस 3 6/60, यानी कि 1/10। तो यानी कि इसको हम अगर सॉल्व करेंगे टाइम कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, 10 आवर्स, है ना? तो यानी कि 10 घंटे में वो पूरा टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम इन तीनों पाइप को एक साथ चलाते हैं, 2 पाइप से भर रहा है, एक पाइप खाली कर रहा है धीरे धीरे, तो पूरे टैंक को भरने में 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये दोनों तो समझ में आ गया। ठीक है ना? इसको एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो। मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद मुझे ये 2 पार्ट समझाने हैं कि क्योंकि ये 2 पार्ट बड़े ही अच्छे लगे मुझे केस स्टडी में। चलो, सी पार्ट में देखो। On a given day, pipe A, B, and C are open in order at 5 a.m., 8 a.m., and 9 a.m. respectively. To fill the empty tank, in how many hours will the tank be filled completely? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कि let the time taken to fill the tank, तो मैं यहां पर मान लेता हूं टी आवर्स। ठीक है ना? टी आवर्स मैंने लेट कर लिया। देखो 2 नंबर में है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो थोड़ा बहुत लिख के आना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट वगैरह। अब देखो कि मैंने पहला पाइप ओपन किया है 5 बजे, पहला पाइप ओपन किया है 5 बजे। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरा टैंक फिल होता है टी आवर्स में फिल हो जाता है, तो इसका मतलब अगर ये मैंने 5 बजे ओपन किया है तो इसका मतलब ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने ओपन कर दिया, तो ये तो पूरे पूरे घंटे चलेगा, ये तो पूरे घंटे चलेगा पाइप ए। तो पाइप ए जो चलेगा, पाइप ए ओपन फॉर टी आवर्स, यानी कि टी आवर्स तक पाइप ए चलेगा। पाइप बी, पाइप बी ओपन किया है मैंने 8 बजे, तो जो पाइप पी है
जो पाइप बी है वो चलेगा कितनी देर के लिए, वो चलेगा सिर्फ T-3 आवर्स के लिए। क्या मतलब समझ में आया? देखो 5 बजे तो पाइप ए ओपन होता है, तो वो तो पूरे T-आवर्स के लिए चलता रहेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए 50 घंटे लगते हैं टैंक को भरने में, एग्जाम्पल सोचो। तो अगर 5 बजे पाइप ए ओपन किया है तो पाइप ए तो पूरे 50 घंटे तक चलेगा। पाइप बी 8 बजे ओपन किया है, इसका मतलब 3 घंटे के बाद ओपन किया है, तो इसका मतलब अगर 50 घंटे तक चलना है तो वो तो 3 घंटे के बाद हमने शुरू किया है, तो वो 47 आवर्स चलेगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब तभी मैंने T-3 लिखा है, यानी कि 3 घंटे कम टाइम लेगा पाइप बी, कम चला है। पाइप सी जब मैं ओपन करूंगा उसको खाली करने के लिए है, ये तो मैंने 9 बजे चलाया है, इसका मतलब ये T-4 आवर्स होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो कहानी समझ में आ जाएगी। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड कंप्लीटली, कितने घंटे लगेंगे टैंक को भरने में, एक टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है ना? तो हमें टी निकालना है एक्चुअल में। अब देखो मैंने पाइप ए को ओपन किया T-आवर्स के लिए, 1 घंटे में अगर 1/15 पार्ट भरता है तो यानी कि T-आवर्स में वो T/15 पार्ट भर देगा। प्लस अगर पाइप बी 1 घंटे में 1/12 पार्ट फिल करता है तो यानी कि वो T-3 आवर्स तक चला है, तो वो इतना पार्ट फिल कर देगा। माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि खाली हो रहा है, वो वाला पाइप सी वाला जो है वो खाली करता है। तो T-4 इंटू में ये इक्वल टू रखेंगे 1 क्यों? क्योंकि एक टैंक फिल होगा। ये जो निकल के आ रही है ना, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है कि पाइप ए जो है वो इतने घंटे चला, तो अगर वो 1 घंटे में इतना पार्ट फिल करता है तो वो इतने घंटे तक इतना भर देगा। वो इतने घंटे चला है तो वो इतना पार्ट फिल कर देगा, वो इतने घंटे चला है तो वो इतना पार्ट खाली करता रहेगा, तभी माइनस लगाया हुआ है। बस ये चीज समझ में अगर आप आ गई आपको तो ये हो जाएगा। 2 नंबर में बनाया क्वेश्चन, बट है बड़ा क्वेश्चन मजेदार, 2 नंबर से भी ज्यादा की वैल्यू लेता है ये, बट क्योंकि केस स्टडी में डाला है तो 2 नंबर से ऊपर तो जाएगा नहीं। चलो बट क्वेश्चन बढ़िया था। 60 आएगा वही एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4t। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 की करेंगे इसमें तो 5t, माइनस में 15, ये माइनस है, और ये 3t माइनस माइनस प्लस, और 12 इक्वल टू में 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस 6t, और ये आ जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू में 60। तो 6t इक्वल टू में 63, t की वैल्यू 63/6। इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 10.5 आवर्स। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं 10 आवर्स 30 मिनट्स। देख लो जी, 10 घंटे 30 मिनट लगेंगे अगर हम इस ऑर्डर में पाइप को ओपन करते हैं, तो 10 घंटे 30 मिनट यानी कि 10.5 घंटे लगेंगे इस टैंक को पूरा भरने में। क्लियर है जी इतनी बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको भी रफ करूंगा तब करवाऊंगा मैं इसका और वाला पार्ट। आपको एग्जाम में इन दोनों में से एक पार्ट करके आना है, ठीक है ना? बट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट भी काफी अच्छा लगा मुझे। चलो रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। गिवन दैट द टैंक इज हाफ फुल, बताया गया है कि टैंक जो है वो आधा भरा हुआ है। ओनली पाइप सी इज ओपन एट 6 AM। पाइप सी को 6 बजे ओपन किया, यानी कि पाइप सी ओपन हुआ है तो इसका मतलब खाली हो रहा है वो। टू एम्प्टी द टैंक आफ्टर क्लोजिंग द पाइप सी एंड एन आर क्लीनिंग टाइम। ठीक है, समझो ध्यान से। आधा टैंक भरा हुआ था, उसको हमने पहले खाली किया, उसके बाद 1 घंटा लगा। अच्छा, आधा टैंक अगर भरा हुआ है तो आधा टैंक भरा हुआ है तो इसका मतलब उसको खाली करने में टाइम तो लगेगा ना, वो भी टाइम है। उसके बाद 1 घंटा उस टैंक को साफ करने में लगाया है। उसके बाद दोबारा से मैंने पाइप ए और पाइप बी को चला दिया उस टैंक को भरने में। तो वो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा इस पूरे प्रोसेस में, सिर्फ टैंक को भरने में नहीं, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा। ध्यान से समझो, अगर ये टैंक पूरे टैंक को खाली होने में लगते हैं 20 घंटे, जो कि हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ लिया था।
ये और वाला पार्ट है। पूरे टैंक को खाली होने में 20 घंटे लगते हैं। तो अगर टैंक आधा भरा हुआ है तो उस आधे टैंक को ही खाली होने में कितना लगेगा? 10 घंटे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पूरा टैंक है उसको खाली करने में 20 घंटे लगते हैं तो आधा टैंक खाली करना है सिर्फ। तो क्योंकि आधा टैंक ही भरा हुआ है बस, उसको खाली करने में 10 घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब खाली हो गया अब वो पूरा टैंक। ठीक है ना, क्योंकि आधा ही भरा हुआ था। तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिख लोगे कि टैंक जो है वो पूरा पूरा खाली करने में लगेंगे 20 आवर्स। तो जो हाफ टैंक है उसको खाली करने में कितना लग जाएगा? 10 आवर्स। सिंपल सा है, इसमें तो कुछ नहीं करना। ठीक है ना। 1 घंटा लगेगा उसको साफ करने में, 1 आवर लग रहा है एक्स्ट्रा, 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है फॉर क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग। ठीक है, 10 घंटे खाली करने में लग गए, 1 घंटा उसको साफ करने में लग गया, 11 घंटे हो गए। ठीक है, अब टैंक हो गया पूरा खाली। अब पाइप ए और पाइप बी को चलाया है और हमने टैंक को भरा है। तो अब टैंक को भरने में कितना टाइम टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक। सिर्फ टैंक को भरना है अब, और सिर्फ पाइप ए और बी चलेंगे सिर्फ। तो 1/15 प्लस 1/12, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 15 और 12 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा आपका 4 + 5, यानी कि 9/60, 9/60th पार्ट फिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम उल्टा करके लिख लेते हैं तो वो आर्स में आ जाता है हमारा आंसर, आपको पता ही है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अभी इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब वो पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन, टाइम टेकन इन दी होल प्रोसेस। तो अब बताओ क्या क्या लगा? पहले तो आधे टैंक को खाली करने में 10 घंटे लगे थे, उसके बाद 1 घंटा साफ करने में लगा, प्लस उसके बाद फिर इतना टाइम लगा उसको भरने में पूरा, जबकि जब मैंने पाइप ए और बी को चलाया था। तो 11 + 60/9, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 99 + 60/9 आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है ना। इसको 3 से कट कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 3। क्लियर है। तो राउंड ऑफ करके ही छोड़ना पड़ेगा हमें ये, जहां तक मुझे लग रहा है। तो 53/3, इसको अगर डिवाइड करें तो 53 17 2.0, ये आ जाएगा 18, ये 6, फिर ये 6, ऐसे चलता रहेगा ये। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 17 2/3, 17 2/3 आवर्स। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है तो 2/3 को अगर मैं मिनट्स में लिखूं तो इसको मिनट्स में लिखने में मुझे क्या होगा? 40 मिनट्स। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं फाइनल आंसर और दूं अपना तो 17 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है ना। आंसर आप ऐसे छोड़ के आओगे तो ज्यादा प्रेफर रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। तो 17 आवर्स 40 मिनट्स आपको पूरा टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस को करने में। ठीक है ना। तो मुझे पर्सनली ये जो सी पार्ट है स्पेशली दोनों मुझे अच्छा लगा। ऐसा क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है 2 या 3 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर इस बार केस स्टडी में था, ये सैंपल पेपर में, लास्ट सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, तो ये हो सकता है कि 2 या 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्योंकि अच्छा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, इस क्वेश्चन में पढ़ लो, ये इस बार की केस स्टडी का क्वेश्चन है सैंपल पेपर का। कि अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करवाता हूं वो देख लो। मैं कैसे करवाऊंगा इस क्वेश्चन को वो देख लो। मेरा मेथड आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बड़ा इजी सा लगता है मेरे को। ए बी सी आर 3 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक, ए बी टुगेदर फिल द टैंक इन 6 आवर्स। अगर ए और बी दोनों मिलके 6 घंटे में भरते हैं टैंक को, तो इसका मतलब ए भी कुछ टाइम लेता होगा भरने में और बी भी टाइम लेता होगा, है ना, क्योंकि दोनों मिला के वो 6 घंटे में भरते हैं। तो देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले।
अब मैं थोड़ा-सा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, आप लिख लो अपने आप ही। ए 1 घंटे में लगेगा, इतना पार्ट फिल करेगा, और जो बी है वो इतना पार्ट फिल करेगा। वो मिला के 6 घंटे में अगर वो पूरा भरते हैं, तो इसका मतलब वो 1/6 पार्ट फिल कर देंगे। ठीक है जी? चलो, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसको ऐसे ही छोड़ दो, मैं ऐसे करता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? बी और सी जो है, बी और सी वो भरते हैं, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है? ए और सी जो है वो मिला के भरते हैं 7 1.5 आवर्स। ठीक है? तो ए और सी वो कितना लेते हैं? 7 1/2 आवर्स। 7 1/2 आवर्स का मतलब हो गया 7.5। तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। बस अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो बढ़िया बन जाएगी बात। इस क्वेश्चन को मैं तो ऐसे करता हूं, ठीक है ना? तो सिंपल मैंने क्या किया, एक एक घंटे का उनका निकाल लिया, और मैंने इस तरीके से कर दिया कि 1 घंटे में वो इतना पार्ट फिल करेगा, ए, और बी जो है वो इतना पार्ट फिल करेगा, तो इतना पार्ट फिल हो जाएगा टैंक का। ठीक है ना? क्लियर है जी इतनी बात? इन दोनों को अगर मैं एलिमिनेशन लगा दूं इसमें, तो आप अगर समझ रहे हो ना ये वाली बात, एलिमिनेशन अगर मैं लगा दूं, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। ये एलिमिनेशन लगाया, कट गया, ये आ जाएगा 1/b माइनस 1/c इक्वल टू 1/6 माइनस 1/7.5। ये बन गई एक इक्वेशन। और पहले मैंने 1 और 3 को सॉल्व किया, ये बन गई मेरी फोर्थ। अब मैं 2 और 4 को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना? अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। सॉल्व इक्वेशन, ये जो मैं वैल्यूज निकालने लगा हूं ना, अब ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, पूरी की पूरी केस स्टडी हो जाएगी। उससे अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैं ये कर रहा हूं ना, इससे सबका आंसर आ जाएगा एक साथ ही। सॉल्व इक्वेशन 2 और 4। तो 2 और 4 को अगर मैं सॉल्व करूं, तो 1/b माइनस 1/c इक्वल टू 1/6 माइनस 1/7.5, ये थी। और सेकंड वाली क्या थी? 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/10, ये थी। इसको ध्यान से देखो, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करते ये कट जाएगा। जब इसको ऐड करूंगा तो 1/b प्लस 1/b हो जाएगा, ये इक्वल टू, मैं इनको भी जब ऐड करूंगा तो 1/6 माइनस 1/7.5 प्लस में 1/10। देखो जब मैं ऐड कर रहा हूं ना, तो ये इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने अभी ऐसे ही रखा है। इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा एक साथ रख के। इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/b हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना? अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैं नहीं ले रहा भैया इसका एलसीएम, मैं तो सिंपल इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना? कौन इसका एलसीएम ले और वो करे इतने में, तो हम ऐसे ही कर देंगे इसको सॉल्व, है ना? वैसे आप एलसीएम लेना चाहते हो ले लो। यहाँ पर 6 है, क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के। मैं ऐसे करता हूँ पर्सनली इस टाइप के एलसीएम में। ठीक है ना? तो आप भी अगर ऐसे सीखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। 75 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई, माइनस जब ये लिखा हुआ है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई में 60 आ गया, प्लस यहां पर क्या आएगा? अब देखो यहां पर ये नहीं है हमारे पास। अब यहां पर क्या नहीं है? 10 तो है, ये दोनों चाहिए मुझे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 45 आएगा। आप करवा के देख लेना। तो 2/b इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 और 45 हो जाएगा 60। तो 60 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 7.5 आ गया, 60 से 60 कट हो गया, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 1/b इक्वल टू में 1/ में 15। इसका मतलब जो b आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो b जो लेगा टाइम, वो लेगा 15 आवर्स। देख लो मैंने निकाल भी दिया, मैंने सेकंड थर्ड पार्ट निकाल दिया, बल्कि मैंने
थर्ड पार्ट में बोला था इन हाउ मच टाइम विल बी सेपरेटली फिल दी टैंक, बी कितना टाइम लेगा अलग से, अगर वो टैंक को भरता है तो 15 घंटे लेगा, निकाल दिया। इस तरीके से अगर आप समझ सकते हो तो समझ लेना, मतलब इजी है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है, कुछ नहीं करना, उसके बाद सॉल्व करना है, नॉर्मल एलिमिनेशन जैसे लगाते हैं ना, बस वैसे ही एलिमिनेशन लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बी का आ गया, अब तो सब कुछ निकल जाएगा, अब ए का बी का सी का सब कुछ आ जाएगा अब तो, ठीक है ना। अब देखो बी का आ गया, ये जो बी की वैल्यू है ये पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, एक फर्स्ट वाले में पुट कर दो, ये था 1/a प्लस में 1/ में बी और इक्वल टू में 1/6 था फर्स्ट इक्वेशन में, 1/b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/15 आई थी ना, तो नॉर्मल पुट करो और इसको सॉल्व करो बस, तो ए की भी आ जाएगी, तो 1/6 माइनस 1/15 यानी कि 1/a इक्वल टू 15, इसका एलसीएम नहीं, एलसीएम 15 ही आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा, हम एलसीएम ले लेते हैं इसका 60 ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि 60 दोनों में आ ही जाएगा, 60 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस में आ जाएगा 4, ठीक है ना, तो 6/60 यानी कि 1/10, तो ए 10 आवर्स ले लेगा, ए 10 आवर्स आ गया, लो जी सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, ये तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया था, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, मैंने कहा नहीं सब कुछ आ जाएगा अभी इसी से ही। अब सी का भी अगर निकालना है तो सी का भी आ जाएगा, सी की भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई अब तो, सी की भी वैल्यू पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में बनी थी ना 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/10, यहां पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या आप थर्ड में भी पुट कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा आंसर, तो वही है 1/15, ये आ जाएगा 1/15 था ना, तो 1/c इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 हो जाएगा, तो 1/c इक्वल टू, यहां से एलसीएम ले लो आप कितना, 30 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 2 यानी कि 1/c इक्वल टू 1/30, यानी कि सी भी निकल के आ गया आपका 30 आवर्स, ठीक है ना, ये और वाला पार्ट भी मैंने करवा दिया, तो मैंने सेकंड और थर्ड के दोनों पार्ट करवा दिए। फर्स्ट में बोला है कि इन हाउ मच टाइम विल ए बी सी टू फिल द टैंक, तीनों का पूछा है मिला के, तो तीनों का अगर पूछा है मिला के तो क्या ही दिक्कत है, तो क्या ही दिक्कत है, अगर तीनों का पूछा है और मेरे पास ए बी सी तीनों का निकल गया है तो निकाल दो, ठीक है ना, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यही तो पूछा है उसने कि इन हाउ मच टाइम विल ए बी एंड सी फिल दी टैंक, तीनों मिला के कितना टाइम ले लेंगे, तो तीनों को ऐड मत कर देना, कहीं पता चले तीनों को ऐड कर दो, नहीं, क्योंकि ये तो सेपरेटली कर रहे थे ना, ए 1 घंटे में इतना भर देगा, बी 1 घंटे में इतना भर देगा, सी 1 घंटे में इतना भर देगा, तो हमें वो वाली वैल्यूज रखनी है हमें, तो ये आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 हो गया 6/30, और इसको कट करेंगे तो 1/5, तो यानी कि 5 आवर्स, ठीक है ना, तीनों अगर ये मिला के चलते हैं तो 5 घंटे में वो टैंक को भर देंगे। अब गलती मत कर देना भैया कि कहीं पता चले ए बी और सी तीनों का मिला दो कि सर ये तो 30 प्लस 10 40 और 55 घंटे लगेंगे सर, तीनों अगर भरेंगे, तो वो कह रहा है कि तीनों एक साथ भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये तो इंडिविजुअल चल रहे थे तो इतना इतना टाइम ले रहे थे टैंक को पूरा भरने में, अगर तीनों एक साथ चलते हैं तो 5 घंटे में भर देंगे टैंक को, क्लियर है इतनी बात, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर दो तो मजा आ जाएगा, मतलब मुझे तो ये वाला मेथड सही लगता है, ज्यादा बेटर लगता है मुझे, बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे करके आते हो या आपको कैसे टीचर ने पढ़ाया है, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना स्पेशली, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो इनको करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग शॉर्टकट्स हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना, तो आपकी अपनी मर्जी है, स्पेशली इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इनके लिए कोई सेट पैटर्न्स नहीं है, जिनमें सेट पैटर्न्स था मैंने करवा दिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी पैटर्न से ही करवाऊंगा मैं तो हर बार, ठीक है ना, बाकी अगर आपको कोई और मेथड आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो,
तो ये आपका हो गया, क्लियर है। 10 students were selected from a school on the basis of values of giving awards and were divided into 3 categories. X, Y, Z 3 कैटेगरीज मान लेते हैं हम, ठीक है ना। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो पहला तो यही हो गया X, तो पहला तो यही हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई। आगे पढ़ो। द फर्स्ट ग्रुप comprises hard workers, second group है honest and law abiding students and the third group contains vigilant और obedient students। ठीक है, ये तो काम का नहीं है कुछ हमारा, ठीक है चलो आगे। डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को हमने x माना है तो उसका डबल करना है, तो इसका मतलब 2x हो गया, ठीक है। एडिड टू द नंबर इन द सेकंड ग्रुप, ठीक है, सेकंड ग्रुप वाला जो है वो ऐड करना है, गिव्स 13। ओके, तो सेकंड ग्रुप था y, वो हमें 13 दे देता है, तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड में क्या है, while the combined strength of the first and the second group is 4 times that of the third group, okay, while the combined strength of the first and second group, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दिया और वो इक्वल हो गया 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई माइनस का 4z, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एडेड टू द नंबर इन द सेकंड ग्रुप गिव्स 13, ठीक है। एज्यूम दैट x, y एंड z डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप। ये जो x, y, z था ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन ग्रुप्स में, ठीक है। ये वाले आंसर्स बताने हैं। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द अबव डिस्क्राइब्ड सिचुएशंस। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ ही गया, इक्वेशंस बनाने के लिए बोल रहा था, बना दी। बी पार्ट में बोला है कि राइट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स नाम देके कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम क्या लिखते हैं, जो इनके वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स और वाई और जेड के, तो 1 1 और 1 1 0 और माइनस का 4, ये बन गया, ठीक है। क्लियर है जी, चलें आगे। फर्स्ट और ए और बी पार्ट तो हो गया। सी पार्ट में क्या बोला है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। कोफैक्टर्स लिखने हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स लिखने हैं हमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमें पता है, माइनस निकाल के साइन चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 और ये 0, तो माइनस का 4 आ गया। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, वो प्लस का 8 आ जाएगा। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस का 4 आया और माइनस का 1 आया, तो माइनस का 5 आया, प्लस का 5 दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ से -4 और 1 1 जा 1, तो वही आ गया माइनस का 5। तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 5 क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो -5 आ गया, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 तो 0 हो गया। उसके बाद 1 0 से 0 और 1 1 जा 1, तो 0 माइनस 1 हो गया -1 और -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी खत्म, ये भी खत्म। यहाँ से 1 0 से 0 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, तो प्लस का 2 आ जाएगा। और एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार कि कोई गलती तो नहीं है। 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1 - 2 -1 प्लस माइनस प्लस, तो -1 ही आएगा। ये आ गए कोफैक्टर्स, ठीक है ना। इन्हीं का ही हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट पर पहुंच जाते हैं हम। सी पार्ट में बोला है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच ग्रुप यानी कि वही है, हमें वो निकालना है। तो यहां से हम डी पार्ट को करने, सी पार्ट के और को करने के लिए एडजॉइंट निकाल लेते हैं ए। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो -4 8 1 5 -5 0 -1 2 और -1, ठीक है ना। एडजॉइंट आ गया। ये डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं साथ में, चाहिए होगा हमें डिटर्मिनेंट भी। तो ये आ जाएगा आपका -4
माइनस का 8 और 1, तो -4 माइनस माइनस प्लस का 8 और 1, 5 आ गया डिटर्मिनेंट। यानी कि हमें निकालना क्या है, ये वाला जो x है वो निकालना होता है हमें। तो -4 -4 5 -1 8 -5 2 1 0 -1। b क्या है, b आपका आएगा 10 13 और 0। ये आ जाएगा आपका माइनस का 40 प्लस में 13 5 ज़ा 65, तो ये आ गया आपका माइनस का 25, सॉरी प्लस का 25। 80 माइनस 65 और 2 0 ज़ा 0, तो ये कितना बचेगा आपका 15, 15 ही बचा ना। आगे 10 0 और 0, तो 10 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आंसर चेक भी कर सकते हैं, इनका टोटल 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला था ना स्टार्टिंग में 10 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो हर एक कैटेगरी में आ गए। यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाली कैटेगरी में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, और इसमें 3 होंगे और इसमें 2 होंगे, ठीक है ना। तो इन सब का टोटल हमारा 10 आ रहा है, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट करी है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन करी है हमने। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, केस स्टडी भी हो गई बढ़िया तरीके से, कोई डिफिकल्ट नहीं थी, बस हो गई। इन दोनों में ऑप्शन था, आप दोनों में से कोई भी एक करके आ सकते थे, तो सेकंड वाले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती, फर्स्ट वाला तो हो गया था। इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सको पूरा का पूरा सिलेबस, एग्जाम टाइम में आपका टाइम बचे। बट वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो उसको जरूर, जिन लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि उनका भी फायदा होना चाहिए अगर उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है और आप देख रहे हो तो। चलो, यहाँ पर गौतम बाय 5 पेन्स 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पे अ सम ऑफ ₹60। तो पेन की कॉस्ट 5 रुपीज मान ले, एक्स मान लेते हैं, बैग की कॉस्ट y रुपीज मान लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कॉस्ट z रुपीज मान लेते हैं। तो उस हिसाब से जो इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशंस क्या बनी, 5x प्लस में 3y प्लस में z इक्वल टू 160, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बनेगी, विक्रम ने 2 पेन खरीदे थे, तो 2x प्लस, बड़ा इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज़्यादा, प्लस में 3z इक्वल टू में 190, सेकंड बन गई। थर्ड क्या है, 1 पेन है, 2 बैग है और 4 इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स है, 250, बन गई 3 इक्वेशन। पूछा क्या है, कन्वर्ट द गिवन अबव सिचुएशन इनटू अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में बनाने के लिए कह रहा है वो, तो ए क्या है, 5 2 1 3 1 2 1 3 4, एक्स क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में बी हो गया 160 190 और 250, ठीक है ना। ये बन गई आपकी ए एक्स इक्वल टू बी। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में बोला है कि डिटर्मिनेंट निकालो ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो। इसमें क्या है, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, यानी कि -2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 8 - 3 5,
2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, माइनस का 10 माइनस 15 प्लस 3, तो माइनस 10 माइनस 12 यानी कि माइनस का 22 आएगा डिटर्मिनेंट। क्लियर है इतनी बात? कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बात। थर्ड पार्ट में वही है, ए इनवर्स बोला है निकालने के लिए, निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। तो और थर्ड पार्ट में कैसे सॉल्व करोगे, ये जो ए निकल के आया है इसका ए स्क्वायर करो माइनस फिर 5a का मतलब क्या है कि इस a में 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो 2 बन के आ गई उन दोनों को माइनस कर दो। थोड़ा सा ये लेंथी होगा, ए इनवर्स तो आप फाइंड कर ही दोगे, तो दोनों में से एक ऑप्शन करना है, आप ए इनवर्स वाला कर देना। तो ए इनवर्स तो आप फाइंड कर ही लोगे अब, ठीक है ना। सिंपल ए इनवर्स फाइंड करना है, कैसे होगा, 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। अब मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाई दिए हैं तो आप कर लोगे, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, तो ए मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए मैट्रिक्स में ही। उसके बाद 5a निकाल लेना अलग से। 5a कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स में 5 स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की सब में मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स में, जो मैट्रिक्स बन जाएगी, और फिर जो इससे मैट्रिक्स बनेगी उन दोनों की आपस में माइनस करवा देना, तो इसके आपका और पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लो, आपकी सीबीएसई हैंडबुक से ली गई है ये वाली केस स्टडी, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो मैंने आपको ले ली ये वाली केस स्टडी, ध्यान से इसको रीड करो। 600 units of fruits per tree by planting up to 25 trees. 25 trees, 25 trees की अगर बात होती है तो 600 यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स हैं पर ट्री, पर ट्री, ठीक है ना। आगे बोला है कि 26 ट्रीज वर ग्रोन, ही रिसीव्ड 15210 यूनिट्स ऑफ फ्रूट्स। अब यहाँ पर टोटल फ्रूट्स बता दिए गए हैं कि अगर 26 ट्रीज हैं तो टोटल 1521 यूनिट्स फ्रूट्स हैं, ये पर ट्री नहीं है, ये टोटल यूनिट्स फ्रूट्स हैं ऑफ फ्रूट्स। यहां पर 600 यूनिट्स फ्रूट्स थे पर ट्री, एक ट्री में 600 यूनिट्स फ्रूट है, ये टोटल हमें फ्रूट्स दे रखे हैं अगर 26 ट्रीज हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, कितने पर यूनिट्स आ जाएगा निकल के, तो यहां से देखो 15210 डिवाइड बाय 26 आप करोगे तो 26 5 हो जाएगा आपका 130, उसके बाद ये जाएगा 8 टाइम्स और फिर आएगा आपका 5, ठीक है ना। 585, इसका मतलब 600 में से आप 585 अगर माइनस करते हो तो 15 बचता है माइनस में, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये जो 585 निकल के आया है ना, ये यूनिट्स पर ट्री निकल के आया है। ऐसी अगर 27 ट्रीज की बात होती है तो उसमें कितना बोला गया, 1550, तो आप इसको डिवाइड करोगे 15540 डिवाइड बाय 27 अगर करोगे आप, तो ये जो आपका निकल के आएगा 27 के लिए कितना है, सॉरी 27 के लिए आपका है 15390, तो 15390 डिवाइड बाय 27 अगर आप करोगे तो आपका यहाँ पर जो निकल के आएगा नंबर, वो निकल के आएगा 570। तो 600 में से आप माइनस करोगे 570 तो 30 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 28 ट्रीज का, ध्यान से समझ लेना ये क्वेश्चन, 15540, तो जब 15540 को डिवाइड करेंगे 28 से तो ये आपका निकल के आएगा 555 यूनिट्स पर ट्री, ये भी यूनिट्स पर ट्री। तो 600 में से माइनस करेंगे 555 तो 45 आएगा। पैटर्न देख रहे हो क्या हो रहा है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 का टेबल चल रहा है, ठीक है ना, 15 का टेबल चल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला था, इफ x more trees in excess of 25 are grown, then the number of fruits produced per tree
नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है कि वो प्रोड्यूस हो पर ट्री, जैसे कि ये चल रहे थे ना हमारे इतने, तो ऐसे ही अगर एक्स मोर ट्रीज हों तो कितने नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो पैटर्न चल रहा था, इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो 600 माइनस 15x होगा नहीं होगा, बताओ। ध्यान से देखो, दोबारा देखो। 600 में से मैंने 15 वन जा 15 माइनस किए थे तो 585 आया था। ऐसे ही 600 में से 15 मल्टीप्लाई 2 किया तो 570 हो गया। ये जो पैटर्न चल रहा है समझ में आ रहा है। वो ये कह रहा है ऐसे नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस पर ट्री जब एक्स स्मॉल ट्रीज हों, तो 600, तो इस तरीके से 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई एक्स यानी कि 15x, ये जो निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री। ये भी तो जो निकल के आए थे ये नंबर ऑफ फ्रूट्स ही तो थे पर ट्री। तो अगर x स्मॉल ट्रीज हों तो कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, तो 600 माइनस 15x, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया ये? तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे सेकंड पार्ट समझाता हूँ इसका, ठीक है ना। इसको क्लीन कर रहा हूं मैं और उसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट समझाऊंगा। सेकंड पार्ट में बोला है द प्रोडक्शन ऑफ एंटायर गार्डन इफ एक्स मोर ट्रीज इन एक्सेस ऑफ 25 आर प्लांटेड, यानी कि अगर 25 ट्रीज से ज्यादा कोई अगर ट्रीज में प्लांट करता हूं तो टोटल पूरे गार्डन में जो प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी। तो प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर ट्री, ठीक है ना। तो देखो, अगर मुझे प्रोडक्शन निकालनी है एंटायर गार्डन की, द प्रोडक्शन ऑफ एंटायर गार्डन, अगर प्रोडक्शन निकालनी है पूरे गार्डन की, तो कैसे निकलेगा, जितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं मल्टीप्लाई में जितने प्रोडक्शन नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस्ड पर ट्री, ऐसे ही निकलेगा आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटायर गार्डन। तो यहां पर देखो 25 से ज्यादा अगर एक्स स्मॉल ट्रीज बोला है तो यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे वो हो जाएंगे 25 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री। हमने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड पर ट्री 600 माइनस 15x निकाला था हमने। तो ये वाला आ गया आपका सेकंड का आंसर। ऑप्शन मैच करो 25 प्लस एक्स 15 और थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। मार्जिनल प्रोडक्शन पूछा है, ये प्रोडक्शन ही तो आया हमारा, प्रोडक्शन पी, पी मतलब प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो क्या पूछ रहा है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए पूछ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब डेरिवेटिव करना हो गया इसका। तो मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन का डेरिवेटिव कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। 25 प्लस एक्स का करोगे तो 1 आएगा, यहां से 600 माइनस 15x बचा, प्लस 25 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा। जब इसका करोगे तो 0, इसका करोगे तो माइनस का 15 आएगा। इसको सॉल्व कर दो, 600 माइनस 15x प्लस में 25 की 15 में मल्टीप्लाई करो, 275 375 सॉरी, अब माइनस का, क्योंकि माइनस का 15 है वो, तो माइनस का 375 और माइनस का 15x। तो 600 में से 375 माइनस होगा तो कितना आएगा, 300, और फिर 75 को और माइनस कर दो तो 225 माइनस का 30x। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास, क्या ये ऑप्शन है हमारे पास 225 माइनस 30x? बिल्कुल ऑप्शन है 225 माइनस 30x। ये रहा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला था, इसका मतलब हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना है।
ये थर्ड वाले का पार्ट था, ये फोर्थ वाले में क्या है कि इसको हमें 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू पता करनी है। तो x निकल के आ जाएगा आपका 225/30, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा आपका 5 से इसको डिवाइड करो तो 5 4 जा 20, 35, ये 6 जा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 15/2 यानी कि 7.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 7.5 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो फिफ्थ पार्ट देखो, द नंबर ऑफ ट्रीज टू बी ग्रोन टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन आया था, ये जो प्रोडक्शन आया था निकल के p, उसका मुझे dp मतलब डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव जब करूंगा मैं तो d2p/dx² कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -30, इसका मतलब लेस देन 0 है। इसका मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन तो होगा एट x इक्वल टू 7.5 जो मेरे ट्रीज हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो यहां पर बोला था कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज, तो 25 तो थे ही थे, प्लस 7.5 अगर मैं कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 32.5। तो आप आंसर मैच करोगे तो सेकंड ऑप्शन लगा के आओगे आप, 32 और 33 ट्रीज करके लिखा है, या तो मुझे 32 लगाने पड़ेंगे या 33, ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसे आंसर दिया हुआ है, तो 32.5 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे आप ऑप्शन में देखोगे तो सेकंड ऑप्शन है इसका। तो ये एक केस स्टडी थी जो कि आपकी सीबीएसई की हैंडबुक में दे रखी है। ये किसी पास्ट ईयर में नहीं आई है, बट ये सीबीएसई की हैंडबुक में थी, तो मैंने इसी में कवर कर ली। केस स्टडी इसमें से आने के चांस थोड़े से कम है, क्योंकि बाकी और भी चैप्टर्स है जिसमें से केस स्टडी बन सकती है, बट हमें फिर भी अपने आप को तैयार करके जाना है। देखो अब ये भी एक केस स्टडी है, ये भी काफी अच्छी केस स्टडी लगी मुझे, इस वजह से मैंने आपको ये वाली केस स्टडी में करवा रहा हूं। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, मैं फिर इस क्वेश्चन का आपको सही से मीनिंग समझाऊंगा, पहले आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। ऊपर तो यहां तक तो क्वेश्चन बेकार है, यहां तक तो क्वेश्चन बेकार ही लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है ये, ठीक है ना। लोकल अथॉरिटीज चार्ज अमाउंट, यहां से पढ़ो बस कि लोकल अथॉरिटीज चार्ज अमाउंट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर फॉर स्पेस सो दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ द स्पेस एंड द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टेक्स इट सीरियसली। लेबर लेबर जो मिट्टी को निकालेंगे वो 250 मीटर क्यूब वॉल्यूम में है, एंड ही चार्ज 400 मल्टीप्लाई डेप्थ का स्क्वायर दिया हुआ है कि वो इतना चार्ज करेंगे, लेबर कॉस्ट आ गई है, ठीक है ना। एसोसिएशन विल लाइक टू हैव मिनिमम कॉस्ट। पूछा क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज x मीटर एंड इट डेप्थ इज h मीटर, देन फाइंड कॉस्ट इक्वेशन C फॉर द पिट, आल्सो फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू h, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन मीटर फॉर विच कॉस्ट इज मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के ऊपर ही है ये क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से समझते हैं हम कि सबसे पहले किस चीज की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बोला गया है कि जो कुछ लेबर हमने हायर करे हैं जो मिट्टी को खोद रहे हैं, और वो मिट्टी का वॉल्यूम जो है वो 250 मीटर क्यूब निकल के आया है। सबसे पहले तो ये मानो कि एक स्क्वायर प्लॉट है जिसमें से हमें मिट्टी खोदनी है, और वो डेप्थ कितनी गहरी है, h मीटर गहरी है। बट वो जो प्लॉट बना हुआ है वो क्या है, स्क्वायर का प्लॉट है। अगर मैं उसको 3D शेप में बात करूं तो वो एक्चुअल में क्यूब की शेप ले लेगा, नहीं ले लेगा, सॉरी क्यूब की शेप नहीं लेगा, वो ऐसे लेगा। देखो कि मतलब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर प्लॉट बोला है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ तो सेम होगी, हाइट जो डेप्थ है वो h है, तो ये x और ये x होगी। ये मतलब है कि मतलब जो स्क्वायर प्लॉट है ना वो स्क्वायर की शेप में है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ उस प्लॉट की सेम है, और जो गहराई है, डेप्थ है, वो h है। ये वाली बात समझ में आ गई इतनी? हाँ जी आ गई। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ प्लॉट कि मतलब उस प्लॉट में से मुझे जो मिट्टी खोदनी है उसका वॉल्यूम कितना है, कि वॉल्यूम ऑफ प्लॉट 250 मीटर क्यूब दिया है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसके हिसाब से
अगर ये एक प्लॉट है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, x मल्टीप्लाई h, यही होता है फॉर्मूला, ध्यान से समझो। तो ये निकल के आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 250/h। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। कॉस्ट, जब मैं टोटल कॉस्ट मुझे निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, जितना एरिया होगा उस प्लॉट का मल्टीप्लाई में जितनी कॉस्ट होगी पर यूनिट, पर स्क्वायर यूनिट, ऐसे निकालते हैं हम। यहां पर ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, x मल्टीप्लाई x है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है, एरिया ये है, इनटू में 50, कॉस्ट दे रखी है 50, x मल्टीप्लाई x यानी कि x स्क्वायर मल्टीप्लाई 50, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 250/h। ऐसा हमने क्यों किया, बताओ ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला है कि हमें कॉस्ट इक्वेशन बनानी है और उसको डेरिवेटिव करना है, उसका डबल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू h, ये बोला गया क्वेश्चन में, इस वजह से मुझे इसको h में चेंज करना पड़ा। तो ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गई, यानी कि ये मेरी, अच्छा अभी टोटल कॉस्ट नहीं निकल के आई, ये तो अभी मिट्टी खोदने की जो लेबर लग रही है, जो मिट्टी खोद रहे हैं उसमें जो हमें सॉरी मिट्टी जो खोद रहे हैं एरिया का, ये जो एरिया है ना उसकी कॉस्ट निकल के आई है अभी। तो जो हमने अभी जो मिट्टी खोदने की कॉस्ट नहीं निकल के आई, यहाँ पर जो लिखा था ना कि लोकल अथॉरिटीज चार्ज अमाउंट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर फॉर द स्पेस, ये वो वाली कॉस्ट निकल के आई है। अभी इसमें मैं प्लस करूंगा 400 मल्टीप्लाई h स्क्वायर, ये जो लेबर की कॉस्ट है, ये है लेबर की कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है ये तो सीधे सीधे, ये लेबर कॉस्ट है, मिट्टी खोदने में जो लेबर लग रही है उसकी कॉस्ट है ये। डेप्थ मतलब h लेना यहां पर बोला गया है, 400 मल्टीप्लाई h स्क्वायर, ये लेबर की कॉस्ट है। तो ये जो निकल के आई ना, ये आई टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि कॉस्ट इक्वेशन बना दो, हमने बना दी। अब वो कह रहा है सेकंड डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा कॉस्ट का, विद रिस्पेक्ट टू h बोला था। तो ये आ जाएगा माइनस का 12500 डिवाइड बाय h स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दिया ये मैंने, प्लस में 800h। अब करना है इसका डबल डेरिवेटिव। ये 2 मार्क्स के दो क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क्स के दो क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है ना। तो अब ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, एक नंबर आपको यहां मिल जाएगा, दूसरा नंबर आपको मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव जब निकालोगे आप। तो ये आ जाएगा अपॉन में h क्यूब प्लस में 800, ये निकल के आ गया सेकंड डेरिवेटिव, तो एक नंबर आपको यहां मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ये केस स्टडी थी जिसमें 2-2 नंबर के ये 2 क्वेश्चन थे, ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर 1 और 2 मार्क्स के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके से केस स्टडी बन जाती है आपकी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट करना है, मेन समझाने वाला काम यही था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बढ़िया है, कुछ सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा आपको। तो ये जो केस स्टडी है बड़ी काम की है। आगे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच फॉर विच कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है, कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है हमें यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा, चलो देखते हैं यहीं पर अगर निकल आए तो। सेकंड पार्ट में कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है, कॉस्ट क्या थी हमारी, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ये जो सेकंड डेरिवेटिव आया है, अच्छा उसके लिए हमें पहले जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला है उससे हमें h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, यही तो करते हैं हम कि इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, माइनस अपॉन में h स्क्वायर प्लस में 800h इक्वल टू 0, ऐसे तो सॉल्व करते हैं हम। तो ये आ जाएगा माइनस का 12500 प्लस में 800h क्यूब, मतलब इक्वल टू में 800h क्यूब। एलसीएम लेके सॉल्व किया, आप देख लेना, इसको 20 से 20 कट हो जाएगी तो h क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 5/2 का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 2.5, तो h की वैल्यू आ गई आपकी 2.5, ठीक है ना।
तो इस पर हमें अब चेक करना है कि ये मिनिमम है या नहीं है कॉस्ट। तो ये जो D2C बाय DH² हमने निकाल लिया था ना, इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है h की 2.5 का क्यूब प्लस में 800। ध्यान से देखो तो ये कहीं से भी नेगेटिव तो मिल ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब मिनिमम तो आ गई कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट तो आ गई, ये मिनिमम तो आ गया एट h इक्वल टू 2.5 पर। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। x क्या था हमारा, ये देखो x² इक्वल टू 250 बाय h था। तो यानी कि यहां से x² इक्वल टू 250 बाय 2.5, तो 100 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 10 मीटर आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, जिसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि ये 1-1 मार्क्स के नहीं थे, ये दोनों केस स्टडी 2-2 मार्क्स की थी, तो मेहनत करनी पड़ेगी इतनी, है ना। मेहनत करोगे तभी मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो सिंपल आपको इक्वेशन बनानी समझ में आनी चाहिए कि हमने कैसे कॉस्ट इक्वेशन बनाई है पहले। ठीक है ना, हमने कैसे पहले कॉस्ट फंक्शन बनाया है, फिर डेरिवेटिव किया है, फिर उसके बाद उसको जीरो के इक्वल पुट करके एच की वैल्यू निकाली है, फिर चेक किया है कि क्या ये इस पर मिनिमम आ रही है कॉस्ट, फिर उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। यही काम तो हम करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम में, इसमें कुछ अलग नहीं किया, सेम ही किया है। बस स्टार्टिंग में ये वाला पोर्शन समझ में आना चाहिए, आगे का तो सारा मैक्सिमम मिनिमम में जो करते हैं वही करा है हमने, है ना। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखो इसको हमें कैसे करना है। फर्स्ट में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप। प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप सेटिस्फाई करवाना है हमें, मतलब एक तरीके से सप्लाई फंक्शन बताना है, इसमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं यहाँ पर, जो 25, 800, 20, 700, 15, 600 जो दिया हुआ है, इसमें हमें वैल्यू पुट करके हमें देखना है कि क्या आ सकता है। ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो अगर प्राइस 25 पर केजी है, तो क्वांटिटी ऑफ फिश जो सप्लाई कर रहे हैं वो 800 है। क्या वो फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें है P इक्वल टू 65 माइनस एक्स अपॉन 20। अगर P की वैल्यू 25 होती है तो X 800 होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं X में वैल्यू डाल के। तो 800 अपॉन 20, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 आया। इसका मतलब ये हमारा 25 तो आ रहा है, इसका मतलब प्राइस 25 तो आ रहा है जब हम क्वांटिटी जो फिश की 800 सप्लाई कर रहे हैं। बट एक और चेक करो, क्योंकि अगर आप सी ऑप्शन में भी डाल के देखोगे वो भी मैच कर जाएगा, बट पता कैसे चलेगा हमें कि क्या सही है। तो अगर मैं ये दूसरा वाला चेक करूं तो देखो 65 माइनस 700 अपॉन में 20, इसका मतलब ये आया 35। तो ये आया 65 माइनस 35, 30 आया, बट आना कितना चाहिए था 20। तो इसका मतलब ये गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी में चेक करोगे नहीं आएगा, ऑप्शन सी से चेक करोगे तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कैसे करना है, सॉल्व आप खुद करके देखना है इसको। ठीक है ना, मैंने आपको हिंट दे दी है कि करना कैसे है। हमें रिलेशनशिप सेटिस्फाई करवाना है, पता करना है कि ये सप्लाई फंक्शन का रिलेशनशिप है, मतलब ये सप्लाई फंक्शन बना रहा है। ऐसे ही देखो डिमांड फंक्शन के लिए भी है। डिमांड फंक्शन के लिए भी जो इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व है, या वही डिमांड फंक्शन, ये क्वांटिटीज हैं, सेटिस्फाई करवा के देखो कि P इक्वल टू 30 माइनस एक्स अपॉन 40 है। तो अगर मैं x की जगह पर वैल्यू डालू 200 बाय 40, तो ये 25 आया। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो सेटिस्फाई कर रहा है, आगे देखते हैं एक बार चेक करके। तो 30 माइनस 400 बाय 40, ठीक है ना। 30 माइनस एक्स की जगह पर अब 400 पुट किया, और अपॉन में तो 40 था, तो ये आ गया 10। अच्छा ये भी सेटिस्फाई करवा दिया। एक और सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, अगर वो भी कर गया तो इसका मतलब फिर यही है हमारा। तो 30 माइनस 600 अपॉन 40, तो ये आ गया 15। हाँ तो देखो ये भी 15 आ रहा है, तो यही होगा, है ना, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। एक बार आप फिर भी सारे चेक करके देख लेना, सारे चेक करके देख लेना। हम भी देख लेते हैं एक बार। 800 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 30 माइनस 10 आ गया, ठीक है। 1000 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25, 20 माइनस 30 माइनस 25 आ गया। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है।
ठीक है ना, ए सेटिस्फाई कर रहा है सबको, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक चेक कर लिया, नहीं, जैसे अभी हमने देखो यहां पर भी किया था, तो सी ऑप्शन पे सारे चेक हुए हैं। वैल्यू ऑफ एक्स एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है कि जब डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन इक्वल होता है, तो -15 प्लस एक्स अपॉन 20, देख लो फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं निकालोगे, आगे का कोई भी नहीं निकाल पाओगे। 30 माइनस एक्स अपॉन 40, इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो -15 माइनस 30 आ गया, इक्वल टू में माइनस एक्स अपॉन 40 माइनस एक्स अपॉन 20, माइनस का 45 आ गया, एलसीएम लेंगे 40, एलसीएम आ गया, माइनस का एक्स माइनस का 2x, तो ये आ गया आपका माइनस का 45 इंटू में 40 अपॉन में माइनस का 3 x आ गया। ये क्लियर है इतनी बात? 15, तो x की वैल्यू आ गई 600, क्या ऑप्शन है बी ऑप्शन है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज, इक्विलिब्रियम प्राइस पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो किसी में भी पुट कर दो, 30 माइनस एक्स अपॉन 40, या तो डिमांड फंक्शन में पुट कर दो या सप्लाई में, तो x की वैल्यू डालो 30 माइनस में 600 डिवाइड बाय 40, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना, 15 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस पूछ रहा था, यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा था एक्स की। कंज्यूमर सरप्लस पूछा निकालने के लिए, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, 0 से एक्स, एक्स क्या है 600 है, डिमांड फंक्शन आता है कंज्यूमर में जब बात होती है, तो 30 माइनस में एक्स अपॉन 40 माइनस में x मल्टीप्लाई p, तो x क्या है 600, p कितना निकाला है 15, तो यह आ जाएगा 30x माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, साथ में 40 भी है, तो 80 आ गया, 0 से 600 माइनस 15 सिक्सा 90, 600 जब पुट करेंगे x में 18,000 माइनस ये आ जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाई 600 अपॉन में 80, तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका 4 से गया तो 15 आ गया, ये 2 आ गया, और ये आ गया 300, 4500 पूरा सॉल्व करके, ठीक है जी। जीरो पुट करेंगे तो वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। 18,000 माइनस 9,000, 9,000 माइनस 4,500 यानी कि 4,500। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, तो 4,500 है वैसे तो ऑप्शन में, बट कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, बाकी तो मुझे लग रहा है ठीक ही है। तो ये हो गई आपकी केस स्टडी। देखो केस स्टडी इंटीग्रेशन में से मैंने बताया ना चांस कम है, बट आई तो इस तरीके से आएगी कि जिसमें वो आपसे यही सब पूछेगा, ठीक है। ये किसी प्रीवियस पेपर में केस स्टडी आई है, शायद हो सकता है आपने पहले कर रखी हो या कर ली हो, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी केस स्टडी कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। देखो, a patient is rushed to operation theater for 2 hours cardiac surgery. A person is anesthetized when its blood stream contains at least 3 mg of propofol. Propofol क्या है ये? अब ये नाम पर मत जाओ कि इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है प्रोपोफॉल एक इंजेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर इसके बारे में, कि ये एक इंजेक्शन टाइप है जो कि नी रिप्लेसमेंट में या ओपन हार्ट सर्जरी में लगाई जाती है। तो होता होगा कुछ भी यार, हमें तो नहीं पता, ये तो जो डॉक्टर्स लोग हैं उनको पता होगा ना, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो कम से कम 3 mg ये इंजेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर, बॉडी के वेट के हिसाब से, ठीक है ना, 3 mg पर केजी, 3 mg पर केजी, यानी कि अगर किसी का वेट 10 केजी है तो उसकी बॉडी में 30 mg प्रोपोफॉल इंजेक्ट करना है, ठीक है ना, हमें ये सर्जरी से पहले या फिर नी रिप्लेसमेंट से पहले, ऐसा इसमें कुछ लिखा है, होता होगा यार, क्योंकि हमने तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी है तो हमें नहीं आइडिया। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफॉल इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द, हमें यहां से मतलब है सिर्फ क्वेश्चन से, तो अगर ये प्रोपोफॉल को x माना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफॉल, अब हम बनाते हैं अपनी सिचुएशन, तो dx बाय dt
dx by dt, the rate of change of propofol in the body is proportional to the quantity of propofol present at that time. प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ और यहां पर लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफॉल प्रेजेंट एट टाइम, यानी कि एक्स की बात ही हो रही है, क्योंकि जो एक्स है वो प्रोपोफॉल है, उसके बारे में बात हो रही है। प्रोपोर्शनल, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटा के माइनस का केपी लगा रहा हूं मैं। अभी मैंने पहले भी क्वेश्चंस में किया है, सॉरी के एक्स। तो यहां से माइनस क्यों लगाया मैंने, ये समझने वाली बात है, यहां पर समझो ध्यान से कि मैंने माइनस क्यों लगाया। के क्या है, कोई पॉजिटिव मतलब सॉरी के क्या है, कोई एनी कांस्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफॉल इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफॉल प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब मेरे पास अगर मान लो कि 500 mg प्रोपोफॉल था, अब मैं वो प्रोपोफॉल इंजेक्ट कर रहा हूं बॉडी के अंदर, तो जो मेरे पास प्रेजेंट में था, पहले था स्टार्टिंग में, अब वो कम होती रह रही है क्वांटिटी, क्योंकि बाकी की जो क्वांटिटी है इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में जा रही है किसी पेशेंट के। तो जो मेरे पास स्टार्टिंग में था एट दैट प्रेजेंट एट द टाइम, उस टाइम पर जब था उससे कम होती जा रही है क्वांटिटी। इस वजह से ये माइनस का साइन लगा है, क्योंकि जब हम कोई चीज डिक्रीज करते थे, हमने बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन किया, उसमें बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा था तो हमने के को पॉजिटिव रखा है। यहां पर डिक्रीज की सिचुएशन है तो के को नेगेटिव रखना है, इससे फर्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन में। तो dx बाय एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर दो, log x इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है, बेस्ड द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो नंबर की केस स्टडी है। शो दैट प्रोपोफॉल गिवन इंट्रावेंसली इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम। वो कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियली फॉर्म लिखो, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमने शो करना है, ये बोला है फर्स्ट पार्ट में। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अगर मैं मानूं कि इनिशियली एक्स नोट है, तो जब टाइम 0 है, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू भी पहले पता करनी है, तो माइनस के, ये तो 0 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू यही आ गई। तो पुट करो x इक्वल टू माइनस के टी प्लस में लॉग एक्स नोट, ये इधर आके माइनस हो गया, तो लॉग की प्रॉपर्टी लग गई लॉग ए माइनस बी, तो x अपॉन में एक्स नोट इक्वल टू में माइनस के टी। अब मैंने बताया था ना, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाता है, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाता है, ई में, तो यानी कि x अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। एक्स नॉट की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। शो दैट द प्रोपोफॉल गिवन इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम। देखो, एक्सपोनेंशियली की फॉर्म में बनाना था, इस प्रोपोफॉल को बना दिया। प्रोपोफॉल क्या था, एक्स था ना, एक्स को हमने एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बना दिया। यही बोला था क्वेश्चन में कि ऐसे बना के दिखाओ, तो हमने ए पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया। देखो क्वेश्चन वैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपने डिके और ग्रोथ मॉडल की अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, बोला है कि कितनी डोज देनी है हमें, अगर वो 50 केजी वेट है उसका और 2 घंटे ऑपरेशन चलना है, ठीक है ना, ऑपरेशन 2 घंटे का है, 50 केजी वेट है, तो कितनी डोज दें। ठीक है, जैसे कि पहले ही यहां पर बोला गया था कि कम से कम 3 mg डोज देनी पड़ेगी हमें पर केजी। अगर 10 केजी वेट है तो 30 mg डोज देनी पड़ेगी सर्जरी के टाइम पर। ठीक है जी, ऐसा ही इसमें लिखा है, होता होगा कुछ सर्जरी वगैरह का, हमने तो किया नहीं कभी, तो हम तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है। तो हमें बताना है कि कितने mg हमें डोज देना है। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहां पर देखो सिचुएशन क्या है, ये हमारी सिचुएशन बन गई। अब जो ये नीचे गिवन में गिवन था ना, गिवन, इससे हमें देखना है कि बोला है कि 2 की पावर 1/5 की वैल्यू ये दे रखी है, इसका मतलब यहां पर आगे कहीं यूज होगी वो। एंड एज्यूम, यहां तो हमें कुछ नहीं बोला, यहां पर दिया है एज्यूम हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफॉल,
कि अगर पहले हमने इनिशियली x नोट लिया है तो अब हमें उसका हाफ लेना है, टाइम 5 आवर्स। इसको ऐसे पढ़ना है, एज्यूम हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफॉल इक्वल टू 5 आवर्स। कि अगर पहले x नोट था इनिशियली, कि मतलब जब हम स्टार्टिंग में डोज दे रहे थे तब तो टाइम 0 था और उसके अंदर पूरी डोज थी। अब उस डोज को आधा हो गया, वो डोज आधी हो गई, टाइम था 5 घंटे। ठीक है जी, तो बोला था कि कितना हमें 50 केजी अगर उसका वेट है तो कितना हमें उसको डोज देनी पड़ेगी। तो बस अपनी इस वाली सिचुएशन में वैल्यूज को पुट करते हैं, e की पावर -5k t, तो यानी कि e की पावर -5k, इससे ये कट गया तो 1/2 इक्वल टू e की पावर -5k। अब देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये जो गिवन है ये ऐसे ही नहीं गिवन, ये देखो 1/2 इस पूरे की पावर, ये जब इधर आएगी तो ये आ जाएगा माइनस का 1/5। ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो 2 की पावर 5 इक्वल टू x लिखा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 इक्वल टू x की पावर 1/5। ये पावर इधर जाके फ्रैक्शन में हो जाती है, आपको पता होगा ये। तो ऐसे ही ये -5 थी, इधर आके माइनस का 1/5 आ गया। अब पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 की पावर 1/5 आ जाएगा इक्वल टू e की पावर k। 2 की पावर 1/5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.1487 इक्वल टू e की पावर k। ठीक है ना, ये हमने वैल्यू निकाल दी e की पावर k की, ये ठीक है ना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे द क्वांटिटी, अब हम यहाँ लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफॉल needed to 50 kg adult in 2 hours या एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखोगे तो कितना आएगा 50 × 3 यानी कि 150 mg। क्यों, क्योंकि 3 mg पर केजी था, 50 केजी का मतलब हो गया 150 mg। तो आपकी जो ये इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स नोट ई की पावर -kt, यहां से x इक्वल टू एक्स नोट यानी कि x कितना था, क्वांटिटी कितनी जानी है 150, x नोट e की पावर t कितना है, टाइम कितना था 2 था, और k की वैल्यू अभी यहां पर पुट करते हैं माइनस का 2k, पहले इतना लिखो यहां पर। तो 150 इक्वल टू में e की पावर k यानी कि x नोट e की पावर k की वैल्यू कितनी है 1.1487, इस पूरे की पावर -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 इक्वल टू एक्स नोट मल्टीप्लाई में 1/1.1487 की पावर 2, यानी कि एक्स नोट की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 150 मल्टीप्लाई 1.1487 इसकी होल पावर 2। कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, 150 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब पूरे को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कि 197.93 mg। तो ये सेकंड पार्ट में पूछा था ना कि व्हाट डोज ऑफ प्रोपोफॉल, तो इतनी डोज आपको देनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये पूरा सिचुएशन था डीके और ग्रोथ का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक तो लैंग्वेज थोड़ी सी इन्होंने डिफिकल्ट डाली हुई है इस केस स्टडी में, और क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा समझने में डिफिकल्ट हो सकती है आपको, कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। केस स्टडी देख लो, छोटी सी केस स्टडी है ये, आगे अभी 2 केस स्टडी और करने वाले हैं। देखो ये केस स्टडी एक बहुत बढ़िया वाली केस स्टडी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर सब्जेक्टिव बेस्ड ये वाली केस स्टडी है, जिसमें 2 ही क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। ठीक है ना, ऐसे नहीं है, इसमें देखो 1-1 के 2 हैं, फिर एक 2
2 मार्क्स का है। इसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। फिर एक और केस स्टडी है, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, ऐसी मैंने बताया ना आपको मिलती है एग्जाम में। तो देखो 3 केस स्टडी डिस्कस करेंगे हम, और बस उसके बाद फिर ये वीडियो खत्म होगी। तो अभी नहीं हो रही खत्म, अभी तो हमें करना है इसमें, क्योंकि वन शॉट का मतलब यही होता है कि सब कुछ कवर करो। सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि हमें ई की पावर में कुछ करके दिया हुआ है, इसका मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा होगा। बढ़िया यार, हिंट मिल जाती है इससे, मजेदार। तो देखो सबसे पहले बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब सेलेक्टेड एट रैंडम नन ऑफ द बल्ब्स इज डिफेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन तो बड़े ही करे हमने यार, कि अगर n की वैल्यू 100 है तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6% बोला है, तो इसका मतलब 0.06। ठीक है ना। लैम्डा मीन निकालो, 100 इंटू 0.06 यानी कि 6 आ गया। बोला गया है कि नन ऑफ द बल्ब्स इज डिफेक्टिव, इसका मतलब 0 पर निकाल के सॉल्व करना है। e की पावर -6 लैम्डा 6 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, सिर्फ क्या बचेगा e की पावर -6, तो आंसर हमें क्या मिल गया 0.0024। खत्म कहानी, हो गया फर्स्ट केस स्टडी। जो बहुत डिफिकल्ट कहते रहते हैं बच्चे कि केस स्टडी समझ में नहीं आती, हो गया केस स्टडी। Find the probability that the sample of 100 bulbs has exactly 2 defective bulb, exactly 2 defective bulbs पर पूछ रहा है वो, तो x इक्वल टू 2 पर निकाल लो, e की पावर -6। अब की बार लैम्डा 2 है, सॉरी लैम्डा तो 6 है, और ऊपर r 2 है, नीचे 2 फैक्टोरियल है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.0024 मल्टीप्लाई में 36 अपॉन में 2, इसको कट करो 18 आ गया, तो 0.0024 की 18 में मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया जी। चलो जी आंसर बताओ सेकंड पार्ट का, 0.0432। ठीक है जी। थर्ड पार्ट के दोनों ऑप्शन करेंगे हम, आपको एग्जाम में दोनों में से एक करना है, बट हम दोनों डिस्कस करेंगे। यहां पर बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन, ये देखो नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव। नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो, एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो, इसका मतलब एक या एक से कम हो डिफेक्टिव, ये निकालना है। या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या एक डिफेक्टिव हो, नॉट मोर देन वन का एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या एक डिफेक्टिव हो जाए बस। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.0024 प्लस इसकी निकाल लो e की पावर -6 इंटू में 6 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो 0.0024 प्लस 0.0024 मल्टीप्लाई 6, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे हम तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0168। कैलकुलेशन आप कर लेना यार, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी, और हमें इतने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं, है ना। और पार्ट देखो, मीन और वेरिएंस निकालना है यार, मीन और वेरिएंस तो इतना इजी होता है ना निकालना, कि लैम्डा ही तो मीन होता है बच्चों, लैम्डा ही तो मीन होता है हमारा, और लैम्डा तो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे, कितना आया था लैम्डा, 6 आया था। और वेरिएंस क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है जो मीन है वही वेरिएंस है, तो 6 ही आ गया आंसर दोनों का, खत्म। ये तो बहुत ही इजी हो गया। तो मोर वाला जो है ना, और वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इजी है, तो वही करके आना एग्जाम में, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। चलो केस स्टडी तो हो गई, आ जाओ दूसरी केस स्टडी पर। ये वाली केस स्टडी देखो, ये वाली केस स्टडी मैंने इस वजह से डाली है कि ये वाली केस स्टडी सब्जेक्टिव केस स्टडी के लिए बोली जाती है, कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, कि दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, और हमें साफ दिख रहा है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हिंट से पे पता लग रहा है हमें, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ये हमें सिर्फ काम काम की चीजें देखनी है, हमारे मतलब की चीजें क्या है। ऐसे तो क्वेश्चन हमने किए ही है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, उसकी केस स्टडी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, नॉर्मल क्वेश्चन ही होता है, बस उसको नाम दे दिया केस स्टडी का, होता नॉर्मल क्वेश्चन ही है वो। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, नाम दे दिया जी केस स्टडी है, तो ऐसे थोड़ी होता है, कोई मजाक चल रहा है ना। तो देखो मीन क्या है, मीन हो गया हमारा, म्यू हो गया 300,
स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 25। हमें निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 350 आवर्स। तो हमें निकालना क्या है? मोर देन 350 आवर्स के लिए सबसे पहले हम इसको Z में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये निकल के आ गया आपका 50 अपॉन में 25 यानी कि 2। तो इसका मतलब P की वैल्यू x ग्रेटर देन 2 यानी कि 1 माइनस पी एक्स दिस यानी कि 1 माइनस F2 ये वैल्यू चाहिए हमें। और वो वैल्यू कहां से निकल के आएगी? वो वैल्यू यहां से निकल के आएगी। ये देखो कई बार समझाया ना, अभी समझाया था मैंने बहुत ऐसे, मैंने इसी वीडियो में 2-3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो F2 माइनस F0 और इसकी वैल्यू हमें 0.4772 गिवन है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.5। उधर जाके जब ऐड करोगे तो F2 की वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए है। ये 0.5 को ऐड कर दिया उसमें तो 0.9 आ गया। तो 1.0.9772 है। कुछ भी इसमें बेमतलब में बोल रखा है कि केस स्टडी है, बट नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये। 0.0228। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चंस कि वो कहेंगे कि केस स्टडी है बट होता नॉर्मल क्वेश्चन ही है वो, है ना। तो अब देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट देखो। What percentage will have life span from 220 to 260 hours? इसका मतलब 220 से 260 ये चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 220 के लिए Z स्कोर निकालना पड़ेगा। तो 220 माइनस 350 अपॉन में 25, ठीक है। सॉरी 350 नहीं है, 300 है मीन। तो ये आ जाएगा आपका Z इक्वल टू 80 माइनस 80 अपॉन में 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका माइनस का 3.2। उसके बाद आप x 260 रख के सॉल्व करोगे तो 260 माइनस 300, यहां तो दोनों तरफ से हमें नेगेटिव मिल गया, कोई बात नहीं। तो z की वैल्यू आ गई माइनस का 40 अपॉन में 25 यानी कि यहां से वैल्यू माइनस का 1.6 आ जाएगी। ठीक है जी, बट टेंशन नहीं लेनी है, हमें यहाँ पर जो गिवन है ना इसकी हेल्प से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखो ये चीज मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं ये चीज रफ कर देता हूँ, आप एग्जाम में करके दिखा देना ये चीज, ठीक है ना, साइड में। अब मुझे निकालना क्या हो गया? P माइनस का 3.2 Z माइनस का 1.6। तो ये आ गया F माइनस 1.6 एंड माइनस F माइनस 3.2। दिस माइनस दिस करते हैं, बट यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1 में से माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस F 1.6 माइनस 1 प्लस F 1 3.2। तो 1 से 1 कट गया, इसका मतलब F 3.2 माइनस F 1.6। इसकी वैल्यूज निकाल के माइनस कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो 100% से, आंसर आ गया। 3.2 की वैल्यू यहां से निकालो बस। अब मैं देखो आपको फटाफट समझा रहा हूँ, ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज कि F 3.2 माइनस F0 होगा इक्वल टू में 0.4993 है। वो ये 0.5 इसमें ऐड करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ये चीज क्या है। तो 0.9993 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 पॉइंट, वो ये 0.5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9452। जब दोनों को आप माइनस करोगे तो दोनों को माइनस करने के बाद 0.0541 इंटू कर दो 100% से, तो इसका मतलब 5.41% इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थे वो स्पैन हो जाएंगे, उनकी लाइफ स्पैन हो जाएगी 220 टू 260 आवर्स के बीच में। 5.41% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं। तो बस ये हो गया केस स्टडी। आ जाओ नेक्स्ट पर चलें। ये वाली देखो प्रोबेबिलिटी हर वैरायटी की कर ली हमने ऑलमोस्ट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की भी केस स्टडी कर ली,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी कर ली, ये भी कर ली। सब में जो कॉन्सेप्ट है वही लगना है। अगर पॉइजन का कॉन्सेप्ट ये है तो वही है, नॉर्मल का अगर करने का तरीका ये है तो यही है। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करके जाओ, फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। ये देखो, के की वैल्यू निकालने के लिए पूछा है। अब कितने क्वेश्चन हमने किए हैं ऐसे, कितने किए हैं क्वेश्चन ऐसे हमने, बस ये केस स्टडी में आपको परवश के दे दिया, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि आपको एक थाली की जगह पे, बड़ी वाली थाली की जगह पर, मतलब एक प्लेट की जगह पर बड़ी वाली थाली में रोटी दे दी आपको। बात तो एक ही है ना, खाओगे तो पेट में जाएगी, चाहे थाली में खाओ चाहे प्लेट में खाओ, ठीक है जी। तो थाली और प्लेट का मतलब हो गया थाली, बड़ी वाली थाली, बेटा समझो, भावनाएं समझो। चलो, 0, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 पर ये है के एक्स अपॉन 6। तो अगर यहां से मैं निकालूं, तो ये आ जाएगा आपका ये x, और ये हो जाएगा आपका p x। x की वैल्यू जब 0 है तो ये भी देखो, उसकी जगह पर 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 ही दे देगा। अगर ये 1 है तो ये आ जाएगा k/6। अगर ये 2 है तो 2 पर आ जाएगा ये 2k/6। 3 पर क्या है, 3 और 4 पे ये वाली कंडीशन है, 1 - k/6 वाली। तो जब 3 पुट करूंगा वहां पर, तो 3/6 यानी कि कट के 1/2, यानी कि 1 - k/2। 4 पर क्या है, 4 पर भी यही है, 4 पर भी यही है। तो 4 पर भी, सॉरी, एक मिनट, वेन x = 3 पर ये है, 4 पर ये है, सॉरी 4 पर नीचे वाला है भाई, 4k/2। और उसके बाद 5, 6, 7 यानी कि 4 से जितने भी बड़े हैं उन सब पर 0 है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ना निकल के, इनका सम हमें पता है कि 1 होता है। ये है ना क्वेश्चन, ऐसे बहुत हमने। तो यहां से 6 आपका एलसीएम आ गया, ये k+2k +3 - 3k प्लस में 12k इक्वल टू 1। ये इससे कट गया आपका, k+2k 3k कट गया, ये आ गया आपका 3 + 12k × 6, यानी कि 12k इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू आ गई 1/4। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया आपका। बी पार्ट भी इसका इजी है। बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनाली विल गेट एडमिशन इन द कॉलेज गिवन दैट शी अप्लाइड एटलीस्ट 2 वीक्स। एटलीस्ट 2 वीक्स का मतलब हो गया 2 से ज्यादा। तो आप 2 से ज्यादा में ये 3 और 4 ले लो, ठीक है ना, या फिर 1 में से माइनस कर दो, p0 वाला और p1 वाला, ठीक है जी। एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा। उससे बेटर क्या करो, 1 में से माइनस कर दो, 0 वाला भी 1 वाला भी, तो एक ही तो बात है। ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। 0 पर तो वैसे ही कुछ नहीं था, 0 ही था। 1 पर क्या था, k/6 था, k/6। यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो 1 - 1/4 और साथ में 6 है तो 24 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 23/24। कैसे सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, k की जगह पर 1/4 रखा है हमने, और ये सॉल्व हो गया एलसीएम लेके, ठीक है जी। ए और बी पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब सी के दोनों पार्ट देखो, सी के दोनों पार्ट देखो, दोनों ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो क्या है, सी पार्ट में तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, सी में शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, तो हम समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सी के दोनों पार्ट डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं पर ही है सामने, तो इसको रफ करके यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि फिर आप, मैं आगे करवाऊंगा तो आपको याद रहना चाहिए। तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर्स, फिर हमें चाहिए होगी ये फिगर्स, ठीक है ना। चलो, कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वही मीन पूछ रहा है, ऑफ नंबर ऑफ वीज टेकन बाय स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है ना कि आप कैसे निकालते थे, ये इस तरीके से ही तो हम बनाते थे कि ये x हो गया, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 तक है हमारे, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब पर 0 ही है। और यहां से जो p निकल के आएगा वो क्या है हमारा, देखो
0 पर तो 0 ही है, और जो 1 पे था वो था आपका k/6, तो k/6 था ना 1 पर, k की वैल्यू आई थी 1/4 इंटू 6, तो 1/24 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे आया आप समझ जाओ। 2 पर देखो क्या है, 2 पर भी क्या था, 2k/6, 2k/6 था। k की वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 1/4 इंटू में 6 भी था, तो ये कट गया, तो ये बच गया हमारा कितना, सॉरी 2 आया ना, 12 बच गया, तो 1/12 आ गया ये 2 पर। 3 के लिए क्या था, 3 के लिए तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो 1 माइनस k/2 आया था। 1 माइनस k कितना है 1/4 अपॉन में 2, जब एलसीएम लोगे तो 3/4 इंटू में 2 यानी कि 3/8 आ गया। 4 के लिए क्या था, 4 के लिए था हमारा 2k, क्योंकि जब मैंने 4 यहां पर पुट किया था तो 4k/2 आया था, 2 से 2 कट गया, 4 कट गया तो 2k बचा, तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/2 बच गया। तो ये वैल्यूज निकल के आ गई। यहां से px निकालो, मीन ऐसे तो निकालते थे हम, मीन का फॉर्मूला क्या होता था हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, याद है या नहीं है, तो ये आ जाएगा 2/12, 9/8, 4/2। ठीक है जी, इसको काटना पीटना है तो आप यहीं काट लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। इसका टोटल करते हैं हम सिग्मा पी एक्स, वो टोटल करते हैं हम, आ जाओ। 1/24 प्लस 2/12 प्लस 9/8 प्लस में 4/2 यानी कि 2, एलसीएम लोगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है ना, 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो 2 पर वैल्यू सही आई थी ना हमारी, एक बार देख लेते हैं। तो k/3 आया था, तो 1/12, हाँ ठीक है। तो ये 1 प्लस 4 प्लस 8, 3 जा 24, 27 आ जाएगा ऊपर, और प्लस में 48, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया ये हमने। तो ये आ गया आपका 5 प्लस 27 यानी कि 32 प्लस 48/24, यानी कि आ गया है आपका 0, 80/24, तो ये आ गया 80/24। मीन क्या होता है, सिग्मा पी एक्स, जो एक्स बार जो पूछा है क्वेश्चन में, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वो यही होता है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 ही आता है, ये होता है 80/24 हो गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली 80/24 ही आना है, ऐसे होता है ये। तो इसको जब कट करोगे तो 40/12 यानी कि 20/6 यानी कि 10/3, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ना, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, तो ये उसमें टाइम लग सकता है। अब इसका और पार्ट देखो आप, इसके और पार्ट में क्या है, हमें एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप निकालनी है, एक्चुअल में मीन ही निकालना है। बस इस बार थोड़ा सा चेंज है कि वो ये कह रहा है कि अगर 4 वीक्स पहले किसी ने एडमिशन लिया तो उसको 50,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसे 3 वीक्स पहले लिया तो इतने की, 2 वीक्स पहले लिया तो ये, और 1 वीक पहले लिया तो ये। अब क्या है, अब है कुछ भी नहीं है, बस इस बार आपका जो ये चीज है ना, ये एक्स बन जाएगा, ठीक है ना, ये एक्स बन जाएगा आपका। बाकी का तो आपका वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो तो सेम ही रहेगी, जो एक्स है वो बदल जाएगा, यानी कि 9600, 12,000, 20,000 और 50,000, ठीक है। यहां पर जो वैल्यूज निकाली थी हमने, क्या क्या थी, वो 1/24 आया था, 1/12 था, और 3/8 था, और 1/2 था। लास्ट क्वेश्चन में जो थी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे जब, तो जो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगे तो 24 नीचे डिवाइड में है, ये 400 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1000, एंड ये आ जाएगा आपका 7500, और ये आ जाएगा 25,000। तो सिग्मा पी एक्स का टोटल आ जाएगा 33,900। यही तो हमारी एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप है, क्योंकि मीन हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सिग्मा पी एक्स अपॉन में सिग्मा पी करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का सम तो वैसे ही 1 ही आता है, तो सिर्फ आंसर में यही तो रहने वाला है, 33,900 रुपीज। तो यही आपकी एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप है, तो ये आपका आंसर हो गया।